नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में जो हसदेव अरण्य का जंगल है, जो हसदेव जंगल का क्षेत्र है, उसे सरकार ने काटने की अनुमति दे दी है क्योंकि उसके भीतर जो है, उसके नीचे, जंगल के नीचे कोयला है, कोयले के ब्लॉक्स हैं। 23 ठो ब्लॉक पाए गए हैं कोयले के, जिसमें से कोयला को निकाल कर उससे क्या किया जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में उससे बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा। और सरकार का ऐसा कहना है कि कोयले की कमी हो गई है, इसके कारण इस क्षेत्र में कोयले को निकालने के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके कारण जंगल की कटाई की अनुमति दी गई है। तो वहाँ के आसपास के जो आदिवासी हैं वो 75 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। तो उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है, और मैं पूरा पीछे 2010 से लेके अभी तक की पूरी हिस्ट्री इसमें बताऊंगा आपको बहुत कम समय में कि ये मुद्दा किस तरीके से उठा और किस तरीके से चलते आ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि हसदेव का जंगल कहाँ है और इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये हसदेव के जंगल का क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा के क्षेत्र में पाया जाता है। कोरबा, सुजापुर और सरगुजा, ये 3 क्षेत्र में ये जंगल पाया जाता है। और ये बेसिकली हसदेव नदी के बेसिन का एरिया है। बेसिन का मतलब जो नदियाँ होती हैं उसके आसपास का एरिया मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो इस जंगल में ऐसा बताया जाता है, जो फॉरेस्ट सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार 82 प्रकार की पक्षी इस जंगल के में पाई जाती है, और 167 प्रकार की वनस्पति इस जंगल के जो इलाका है उसमें पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसके दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से और जीव जंतुओं के दृष्टिकोण से ये जंगल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, जो बेसिन का एरिया है, जो ये हसदेव नदी है, हसदेव नदी के आसपास का जो बेसिन है, वो नदियों के आसपास के क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। और यही हसदेव नदी के बेसिन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये जंगल स्थित है। इसको काटा जा रहा है। यहाँ पर 23 कोल ब्लॉक पाए गए हैं, जिससे कोयला को निकालकर राजस्थान सरकार को सप्लाई किया जाएगा, और वहाँ पर फिर थर्मल पावर प्लांट से बिजली को प्रोडक्शन होगा। मैं आपको धीरे धीरे करके बताते चलता हूँ। देखिए, हसदेव नदी का उद्गम देख लेते हैं। तो हसदेव नदी जो है वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, छत्तीसगढ़ में एक नया जिला बना है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कैमूर की पहाड़ियों से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, देखिए इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा, ये नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर हसदेव अरण्य कोलफील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, वही हसदेव अरण्य का क्षेत्र है। ये बेसिकली 3 रीजन में फैला हुआ है, सुजापुर, सरगुजा और कोरबा। ये 3 क्षेत्र में जो है, ये हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है, वो हसदेव का जंगल जो है वो फैला हुआ है। हसदेव नदी का उद्गम यहाँ पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ये जो क्षेत्र है वो कोरिया का क्षेत्र है। बाकी ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का क्षेत्र है। तो यहीं के कैमूर की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है, और हसदेव नदी यहाँ पर आकर महानदी से मिल गई है। ये जो इस इलाका है, ये महानदी का एरिया है। ये मेरा हैंड रिटन मैप है, इसमें आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए, ये जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है हसदेव नदी, और हसदेव नदी में जब कोरबा में पहुंचती है, ये कोरबा का क्षेत्र है, कोरबा में माचाडोली नामक स्थान पर हसदो बांगो जलाशय का निर्माण करती है। ये है हसदो बांगो डैम, छत्तीसगढ़ का। ये हसदो बांगो डैम है, जहाँ पर मिनी माता परियोजना संचालित है। मिनी माता जो थी, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, और ये जो है वो बांगो डैम है, जो हसदेव नदी का जब कोरबा पहुँचती है तो कोरबा में इसको बनाया गया है। देखिए, 1967 में इस डैम का उद्घाटन किया गया। 1967 में इसका उद्घाटन किया गया, जिसका नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया, और मिनी माता जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। उसके बाद 1994-95 में यहाँ पर जल विद्युत परियोजना शुरू की गई, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। मतलब यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। यहाँ पर 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 40 मेगावाट के 3 टरबाइन यहाँ पर लगाए गए हैं, और 40 मेगावाट के 3 टरबाइन लगाने से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो आसपास के क्षेत्र में इसकी सप्लाई की जाती है। देखिए, ये जो बांध है वो 87 मीटर ऊँचा है, जो ऊंचाई के दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना संचालित है 1967 से छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना संचालित है, और 1994-95 से प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना संचालित है, मतलब पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी यहाँ मौजूद है। तो ये जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, सब जो है वो पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो पहले तो यही ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में स्थित है। तो पहले तो यही पूछता है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कई बार पूछ चुका है पेपर में, तो इसको ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है
जो कोरबा का जो अरण्य क्षेत्र है, हसदेव अरण्य क्षेत्र जिसको काटा जा रहा है, वो अभी वर्तमान की स्थिति में मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है, जहाँ जिसे मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये आप लोग इस फोटो से आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो मध्य भारत का हिस्सा है, ये मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है और मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ वाले इलाके में 1880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो अगर हेक्टेयर में अपन देखें तो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल है लगभग। और यहाँ पर 23 ठो कोल ब्लॉक पाए गए हैं, मतलब खानें पाई गई हैं 23 ठो कोयले की, जिसमें से ये पहले पेड़ को काटा जाएगा तब तो कोयला निकलेगा, तो पेड़ को पहले काटा जाएगा, उसके बाद यहाँ से खोद कर यहाँ से कोयला निकाला जाएगा और कोयला को पावर प्लांट में भेज के वो थर्मल पावर प्लांट के जरिए विद्युत प्रोड्यूस किया जाएगा, इसलिए इसको काटा जा रहा है वर्तमान में। देखकर कहीं मध्य भारत का अगर फेफड़ा बोलेगा तो आएगा क्या, ये हसदेव अरण्य क्षेत्र आएगा। और यानी मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है ये। और अगर कहीं विश्व का सबसे बड़ा जंगल और सबसे घना जंगल अगर आया तो अमेजन का जंगल है, जो साउथ अमेरिका में स्थित है, मतलब दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन के नाम से एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, वो इसी के नाम से, अमेजन जंगल के नाम से, जो साउथ अमेरिका में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, ध्यान रखेंगे इसको भी। देखिए अब समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, सरकार ने इसकी अनुमति क्यों दी है। देखिए राजस्थान में बिजली का संकट, वैसे तो बिजली का संकट पूरे देश में उत्पन्न हो गया है। बिजली का संकट इसलिए है कि कोयला का कमी हो गया है, तो कोयला के कमी के कारण बिजली का संकट उत्पन्न हो रहा है पूरे देश में। लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार को बिजली का संकट उत्पन्न हो गया था, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। जो राजस्थान में बिजली के संकट को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने और पर्यावरण मंत्रालय ने, यानी भारत सरकार का कोई भी स्टेट में खनन जो है वो केंद्र सूची का विषय है, तो उस पर निर्णय केंद्र सूची लेता है, मतलब कोल ब्लॉक आवंटन का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार लेता है। केंद्र सरकार का वन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ राज्य जो राज्य सरकार है उसका जो मंत्रालय है, वो दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है और दोनों ने ये अनुमति दी है कि यहाँ करके वनों की कटाई की जाए और यहाँ से कोयला को निकालकर सप्लाई किया जाए, ताकि राजस्थान का जो संकट है बिजली संकट वो दूर हो सके। और इस कोयला को खनन करने और उसको निकाल कर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो अडानी इंटरप्राइजेस को दिया गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, गौतम अडानी का फोटो है ये, अडानी इंटरप्राइजेस को उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 2010 से समझते हैं। सबसे पहले 2010 में इस क्षेत्र में खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, लेकिन 2011 में इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई। यहाँ पर जो परियोजना स्थित है उसको स्वीकृति दे दी गई। उसके बाद परियोजना को स्वीकृति देने के बाद यहाँ पर के जंगल काटने की स्वीकृति जब दी गई तो वहाँ पर गांव के लोगों ने, वहाँ पर आसपास के आदिवासी लोगों ने हसदेव बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें उन लोगों का उद्देश्य था इस इलाके को पेड़ जो कटाई है उससे बचाना और यहाँ पर जो आदिवासी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि आसपास में आदिवासी लोग निवास करते हैं और उनका घर भी है, तो आदिवासी लोगों को विस्थापन से बचाना भी उनका हसदेव बचाओ समिति का उद्देश्य था। 2015 में उसके बाद राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर इस जंगल को नहीं काटा जाएगा, इस परियोजना को निरस्त कर दिया जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से कोयला की अवैध खनन, मतलब कोयला को नहीं खनन नहीं किया जाएगा और इस जंगल को बचाया जाएगा। 2018 में लोगों ने भरपूर मात्रा में कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सरकार में आ गई छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके बाद वर्तमान में 6 अप्रैल 2022 को इस परियोजना के लिए आधिकारिक स्वीकृति मिल गई। वन मंत्रालय ने तो पहले ही स्वीकृति दे दी थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 6 अप्रैल 2022 को इस परियोजना में इस इलाके में खनन की आधिकारिक स्वीकृति दे दी। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़ पे आपको पता चल रहा होगा कि छत्तीसगढ़ गिव्स परमिशन टू राजस्थान फॉर कोल माइनिंग इन सेकेंड फेज ऑफ PEKB। तो देखिए PEKB स्टेट गवर्नमेंट, PEKB क्या है समझते हैं। देखिए PEKB का फुल फॉर्म है परसा ईस्ट एंड केंट बेसन कोलफील्ड, परसा ईस्ट एंड केंट बेसन कोलफील्ड। देखिए ये जो इलाका है कोरबा का, जहाँ पर इसको जंगल को काटा जा रहा है, उसको कहा जाता है PEKB, परसा ईस्ट एंड केंट बेसन कोलफील्ड। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए 6 अप्रैल 2022 को आधिकारिक अनुमति देने के बाद यहाँ पर आदिवासी लोगों का फिर से 75 दिन से, पिछले 75 दिन से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पदयात्रा निकाल कर और अन्य माध्यमों से वो लोग इस जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आसपास में घर रह रहे हैं उनको भी घर से वहाँ पर से उनको विस्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इन लोगों ने 4 से 13 अक्टूबर 2021 को हसदेव बचाओ पदयात्रा निकाला सरगुजा से रायपुर तक इन्होंने हसदेव बचाओ पदयात्रा निकाली, इसी के विरोध प्रदर्शन में, और राजधानी रायपुर में जाकर उन्होंने विशेष रूप से प्रदर्शन किया।
देखिए, चिपको आंदोलन के समान यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी। चिपको आंदोलन क्या था उसका थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। उत्तराखंड के चमोली जिले में इस आंदोलन को सूत्रपात किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी उस क्षेत्र में उत्तराखंड के क्षेत्र में वनों की कटाई के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। और ये आंदोलन जो है 27 महिलाएं इसमें शहीद हुई थी और ये आंदोलन सफल हुआ था और वहाँ पर वनों की कटाई को रोक दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे महिलाएं चिपको आंदोलन में भी इसी तरीके से पेड़ के आसपास जमा हो जा रही हैं। और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी जो आदिवासी महिलाएं हैं वो पेड़ के आसपास जो हैं वो जमा हो जा रही हैं इस तरीके से पेड़ को घेर कर। छत्तीसगढ़ में 1859 में ऐसे ही एक प्रसिद्ध आंदोलन हो चुका है जिसका नाम कोई विद्रोह था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे इसको। कोई विद्रोह 1859 में हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता नांगूर दोरला थे। और इस आंदोलन का स्लोगन था एक पेड़ के पीछे एक व्यक्ति का सिर, जिसमें इसी तरीके से पेड़ से चिपक कर आदिवासी खड़े हो जाते थे। तो ये आंदोलन भी उस समय सफल हुआ था। तो इसी की तर्ज पर अभी वर्तमान में कोई विद्रोह की तर्ज पर जो है वो आंदोलन चलाया जा रहा है। आदिवासी जो है इस तरीके से पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। आदिवासी जो है जंगल की कटाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वे लोग रात को सोए रहते हैं। 3 बजे रात को मशीनें चलती हैं जिसके कारण वे लोग उठ कर जाते हैं। तब तक 100-150 पेड़ को काट कर गिरा दिया जाता है। देखिए, आदिवासी जो विरोध कर रहे हैं वो 2 आधार पर विरोध कर रहे हैं। पहला तो ये कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर हाथी बहुत पाए जाते हैं। तो अगर वनों को काट दिया जाएगा, यहाँ पर इस क्षेत्र के वनों को काट दिया जाएगा तो हाथी और इंसान के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। ऐसे भी इस क्षेत्र में हाथियों के प्रकोप से पर ईयर 60 लोगों की मृत्यु होती है। हर साल इस क्षेत्र में 60 लोग मर जाया करते हैं हाथी के प्रकोप से। हाथी जो है जंगल से विस्थापित होकर कहाँ चले जाते हैं, घर पे चले जाते हैं और घर में लोगों को मार देते हैं। वहाँ पर घर जो है वो पक्के मकान ज़्यादा नहीं है तो हाथी जो है वो घर को भी तोड़ देते हैं और इंसानों को भी मार देते हैं। तो आदिवासियों का कहना ये है कि अगर इस जंगल को पूरा काट दिया जाएगा तो यहाँ पर जो पूरे भारत के 10% हाथी यहाँ पर निवास करते हैं, तो यहाँ पर जो हाथियों की संख्या है वो पूरी तरीके से शहर में विस्थापित होगी और जिसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंसानों को। ठीक, तो पहला कारण ये है। दूसरा, आदिवासी लोग संवैधानिक दायरे में रहकर भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, संविधान में 3 चीज़ें हैं। पहली तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में अलग से प्रावधान किया गया है। और दूसरा, 1996 में जो पेशा कानून है वो पेशा कानून भी आदिवासी संरक्षण से संबंधित कानून है, जिसके तहत आदिवासियों को उनकी अनुमति के बिना और ग्राम सभा में पारित करवाए बिना वहाँ पर वनों की कटाई नहीं की जा सकती और वो लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कुछ 2006 में पारित जो वन अधिकार कानून है वो भी आदिवासियों को ये अधिकार देता है कि उनकी अनुमति के बिना, अर्थात ग्राम सभा की अनुमति के बिना वो लोगों को घर से विस्थापित नहीं किया जा सकता और आसपास के क्षेत्र के वनों को कटाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस आधार पर भी आदिवासी लड़ रहे हैं। सरकार का कहना ये है कि वहाँ पर ग्राम सभा से अनुमति ली गई है, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि वो फर्जी ग्राम सभा थी और वो ग्राम सभा जो थी हम लोगों के द्वारा निर्मित नहीं की गई थी। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब ये बाद में पता चलेगा कि वो फर्जी ग्राम सभा थी या फिर सही की ग्राम सभा थी। देखिए, आदिवासियों का कहना है, देखिए ये जो जंगल है छत्तीसगढ़, ये जो सेंट्रल इंडिया का जो जंगल है हसदेव अरण्य क्षेत्र, वो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर से जो छत्तीसगढ़ का ये जो हसदेव अरण्य का क्षेत्र है वहाँ से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पलामू का जो जंगल है, ठीक है, पलामू का जो जंगल है जहाँ पर शेर और हाथी से संरक्षण से संबंधित परियोजना चलाई जा रही है, तो वहाँ पर एक तरीके से गलियारे का निर्माण होता है जहाँ पर से जो जीव जंतु है वो आसपास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक विचरण करते रहते हैं। तो वो एक कॉरिडोर जो उनके लिए बना हुआ है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा और यहाँ पर इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ेगा, ऐसा भी कहना है। देखिए, अब सरकार का इसमें तर्क देख लेते हैं। सरकार का कहना यह है कि जो देश में अभी वर्तमान में कोयले का संकट आ गया है जिसके कारण से विद्युत उत्पादन में कमी हो गई है और विद्युत उत्पादन में कमी का नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में कुछ जगहों पे कटौती भी बहुत बड़ी संख्या में देखी जा सकती है। बहुत सारी जगह पे कटौती चल रही है। बिजली कई जगह के लिए कई घंटों के लिए बाधित रहता है, कई दिन के लिए बाधित रहता है कोई ग्रामीण क्षेत्र में। तो सरकार का तर्क ये है कि यहाँ पर कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन में कमी आ गई है। विद्युत का सबसे बड़ा अभी उत्पादन होता है थर्मल पावर प्लांट से भारत में, और थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयले की ज़रूरत पड़ती है। कोयले के बिना बॉयलर नहीं चल सकता और बॉयलर के बिना फिर विद्युत उत्पादन नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला है उसके संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 55,000 टन कोयला छत्तीसगढ़ में मौजूद है। 55,000 टन कोयला मौजूद है। 10,000 मैट्रिक टन जो है वो हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित है। 10,000 मैट्रिक टन हसदेव अरण्य क्षेत्र में है, जो कुल कोयले का 10% हिस्सा उस क्षेत्र में भूमि के अंदर गड़ा हुआ है। ठीक है, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ कोयले में 21% का योगदान देता है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ 21% कोयले का योगदान देता है।
इतने बड़े जंगल को, जो कि सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता है, उसे काटने की बजाय आप ऐसे क्षेत्र में कोयला उत्खनन करिए जहां जंगलों की संख्या नहीं है, तो वहां पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग समस्या पे बात कर लिए, अब हम लोग समाधान पे बात करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है भारत में, जिसमें से सबसे बड़ा जो सोर्स है थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए वो कोयला है। कोयले के बिना थर्मल पावर प्लांट रन नहीं हो सकता, बॉयलर नहीं चल सकता और उसके बिना विद्युत उत्पादन नहीं हो सकता। तो कोयले की ज़रूरत तो है। सरकार का तर्क भी यहाँ पर कुछ हद तक सही है कि कोयला अगर नहीं मिला तो फ्यूचर में जाके बिजली का संकट उत्पन्न हो जाएगा, और बिजली का अगर संकट उत्पन्न हुआ तो फिर लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है, किसी भी चीज़ के लिए अगर एक सोर्स पर डिपेंड रहते हैं तो उससे दिक्कत उत्पन्न हो गई। जैसे कि पेट्रोलियम के लिए अगर हम अरब कंट्रीज़ पर निर्भर हैं तो पेट्रोल का रेट अभी कितना बढ़ रहा है। आप लोग देखे होंगे, पेट्रोल का रेट अगर 111 हो गया था, वर्तमान में भी कम होकर 101 के आसपास हुआ है। हम लोग को उस पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, जिससे आप लोग देखे होंगे कि सरकार अभी शिफ्ट हो रही है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के साइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही, जो स्कीमें चलाई जा रही है, उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही, क्योंकि पेट्रोलियम पर जो निर्भरता है उसको सरकार कम करना चाह रही है। तो उसी तरीके से बिजली संकट से बचने के लिए भी जो सोर्सेस हैं उसको बदलना पड़ेगा। जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोजने पड़ेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, इसके दो उपाय हैं। एक तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोजने पड़ेंगे, जैसे कि आप देखें सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। तो ये लोगों का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अभी कम है, जिसे सरकार को बढ़ाना चाहिए, जिससे वैकल्पिक ऊर्जा का एक स्रोत मिल सके, कोयले पर निर्भरता कम हो, और जिससे कोयले पर निर्भरता जब कम होगी तो वनों को काटना नहीं पड़ेगा, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा हो सकेगी। ये लोग पर्यावरण के उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है, इससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। इसके इनिशियल कॉस्ट बेसिक ज़्यादा है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन लंबे समय के लिए, लंबे टेन्योर के लिए ये बहुत फायदेमंद है देश के लिए और पर्यावरण के लिए भी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सोलार पावर प्लांट लगे, इनका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन लंबे समय तक ये चलते हैं। और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे शानदार स्रोत है ये पवन चक्की जो है, पवन ऊर्जा का सबसे, ये पवन चक्की से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, और यहाँ पर सोलार पैनल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एक उपाय तो ये है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोज के रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होना चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ये है कि पेड़ लगाना और पेड़ को बचाना अभी वर्तमान में मानव सभ्यता को बचाने के लिए ज़रूरत बन गई है। अब मानव सभ्यता को अगर बचाना है, सरकार को पेड़ लगाने की योजनाएं हैं उस पर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सरकार को पेड़ जो है, वो पौधे जो है वो फ्री में अवेलेबल कराना चाहिए, और उसको लगाने वाले को, अगर कोई नहीं लगाता है, उसको व्यक्ति अगर उसको नहीं लगाता है और बढ़ते तक उसकी देखभाल नहीं करता है, तो उसको 200 से 500 रुपये तक फाइन का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। और लोकल बॉडीज़ पे जो है, पार्षद लेवल पे या फिर आसपास के जो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस लोकल लेवल पे पुलिस है, पार्षद है, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो लोगों को लोकल लेवल पे इससे फाइन वसूली करने का नियम बनाना चाहिए। 200 से 500 रुपये एक व्यक्ति को, अगर कहीं एक व्यक्ति को पेड़ लगाना, एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना कंपलसरी कर देना चाहिए, और उस पेड़ को लगाने के बाद उसके बड़े होते तक उसकी देखभाल करने का काम भी उस व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर फाइन लगाना। ये कड़ा कदम ज़रूर है, लेकिन आने वाले 10-20 साल में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के संकट और मानव सभ्यता की त्रासदी से, और मानव सभ्यता को बड़ी त्रासदी से बचाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी उपाय है। और इस तरीके के स्लोगन को भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, इस तरीके के स्लोगन को भी बढ़ावा देकर पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश सरकार को अपने से स्टेप उठाना चाहिए। लोगों को भी एजुकेशन के माध्यम से जागरूक होना चाहिए कि पेड़ लगाना, हम दूसरों के लिए पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ये मानव सभ्यता को बचाने के लिए ये पेड़ लगाया जा रहा है। ऐसा लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, और लोगों को भी ये कदम उठाना चाहिए कि पर्यावरण दिवस के दिन नहीं, पर्यावरण दिवस के छोड़ के भी बाकी दिन भी हमको पेड़ लगाना है और पेड़ की रक्षा हमको करनी है। देखिए, वर्तमान में आपको ये फाइन सिस्टम जो है वो कठोर जरूर लगे, लेकिन ये समय की ज़रूरत बन गई है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जो है वो आज से 20 साल बाद, देखिए आज से 20 साल पहले अगर कोई आपको कहता कि पानी को खरीद कर पिया जाएगा, आज से 20 साल पहले ऐसा एक वक्त आएगा जब पानी को लोग बॉटल में खरीद कर पिएंगे, तो लोग उस पर हंसते थे कि पानी को कौन खरीद कर पिएगा। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, पानी को 20-20 रुपये, 25-25 रुपये की बॉटल में खरीद कर आप लोग पी रहे हैं, और ये हकीकत है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के लिए भी ये मारामारी न हो, और आज से 20 साल बाद आप
आपको ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े। ऑक्सीजन एक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है, ऑक्सीजन का लोग व्यापार करने वाले हैं। ये देखिए ऑक्सीजन की पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ठीक है। दिल्ली में यहाँ पर आप देखिए कितना धुंध है, कितना कोहरा है। ठंड में हर साल दिल्ली में यही स्थिति रहती है कि जो पीपीएम का लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। वहाँ पर पराली जब जलता है आसपास के क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है कि वहाँ पर खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण से दिल्ली जैसे शहर में ऐसे ऑक्सीप्योर के स्टोर खुल गए हैं। देखिए आप लोग जो है वो अपनी थकान दूर करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी जाते होंगे, मॉल जाते होंगे, गार्डन जाते होंगे, लेकिन दिल्ली में जहाँ इतना प्रदूषण है वहाँ पर इस तरीके के स्टोर खोले जा रहे हैं कि लोग यहाँ पर 15-20 मिनट के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक मास्क लगाया जाता है जिससे वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये प्योर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीप्योर करके देखिए, यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्योर, ये ऑक्सीजन प्योर रहता है, लिक्विड ऑक्सीजन रहता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जिससे प्लेजर मिलता है उनको। तो इस तरीके के शॉप्स खुलने लगे हैं, ये दिल्ली का ही है। ये दिल्ली में इस तरीके से शॉप्स खुलने लगे हैं जो 500 से 1000 भर रुपए लेते हैं और 15 मिनट का आप लोग को प्योर ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके के शॉप खुलने लगे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद इस तरीके के शॉप आपके स्टेट में न खुले, अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के समय ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई और ऑक्सीजन के लिए एक लोग ऑक्सीजन के लिए इतना तरसे हैं, ऐसा समय फिर ना आए, तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी उसके लिए कदम पहले ही उठाने पड़ेंगे और उसके बाद लोगों को भी उसके प्रति जागरूक होकर शिक्षा के माध्यम से ये कदम उठाना पड़ेगा और पेड़ लगाने भी पड़ेंगे और पेड़ बचाने भी पड़ेंगे। तो अगर इस मानव सभ्यता को आने वाले इस बड़े संकट से अगर बचाना चाहते हैं तो सरकार और लोगों दोनों को मिलकर इसके संबंध में प्रयास करने पड़ेंगे। प्लांटेशन करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ की कटाई को रोकना पड़ेगा, और सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं, बाकी दिन भी पेड़ लगाने पड़ेंगे और पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।